हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेस पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। मैं आपके सामने आज लेकर के उपस्थित हूं इस वीडियो में दोस्तों सीटेट 2019 जुलाई का पेपर 1। और मैं आज करने वाला हूं इस वीडियो में सीटेट जुलाई, ठीक है दोस्तों, जुलाई 2019 का पेपर 1 का सीडीपी का 30 क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी से। तो दोस्तों, आप सभी बने रहेंगे इस वीडियो में। और जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल पे वीडियो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जीन पियाजे से। क्या है पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो किससे है? जीन पियाजे से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जीन पियाजे, ठीक है दोस्तों, कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे दोस्तों तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है बच्चा सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं, यह जीन पियाजे महोदय कहते हैं। तो यह ऑप्शन तो सही है। और आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन को देखते हैं। कह रहे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे ऑप्शन कह रहा है डाइस को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तो ये नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे कहता है पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीख जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो इसका बात जीन पियाजे महोदय नहीं करते हैं। जीन पियाजे महोदय जो आपको एक सीटेट के क्षेत्र में या आप सीडीपी के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जो नैतिकता के बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, नैतिकता संबंधी। और यह जो है सो आपको मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास का भी बात करते हैं। तो वह जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे कहता है 2 नंबर प्रश्न आपके सामने लग चुका है स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर भी चालक विकास का क्रम किधर से किधर होगा, यानी डाइस से डाइस की ओर होगा,
शीर्षगामी से अधोगामी। कहने का मतलब है शीर्ष से, शीर्ष यानी ऊपर से नीचे की तरफ होगा, नहीं होगा। अधोगामी यानी आगे की ओर, और शीर्षगामी जब आगे की ओर हो गया तो शीर्षगामी, यानी दोनों ही बात बराबर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि अपरिष्कृत, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो ये ठीक है, यानी पहले छोटा से, बड़ा से छोटा की ओर चलेंगे। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं स्थूल मतलब व्यापक रूप से, तब हम सूक्ष्म रूप में बालक को समझाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज सीटेट बता दूं आपके जानकारी के लिए, जो मेरे प्यारे दोस्तों बाद में जुड़े हैं, तो मैं आज सीटेट 2019 जुलाई, JULY जुलाई का पेपर 1 का CDP का क्वेश्चन हल कर रहा हूं, और 30 क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहेंगे और 30 का 30 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, और आप जो है सो सीटेट 2021-22 में जो होने वाली है 16 दिसंबर से, उसमें आप जो हैं अपना सीट पक्का करेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे। चलिए यहाँ पे कहता है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी एडल्टहुड में जो जाता है उस अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात किशोरावस्था, तो यह एक एडल्टहुड का ही उम्र है। मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा, पूर्व क्रियात्मक अवधि नहीं होगा, बाल्यावस्था की समाप्ति नहीं। यह जो है पूरा पूरी आपको 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। 4 नंबर प्रश्न जो है आपको क्या कहता है कि बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है। अब समझिए दोस्तों, यह जो कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक है वह किससे बात करता है, तो नैतिकता से संबंधित कोहलबर्ग महोदय का सिद्धांत है, जो जीन पियाजे महोदय शॉर्ट में बताए थे, उन्हीं को डिटेल्स में यह जो है सो आपको कोहलबर्ग महोदय बात किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, इस कहानी को आप लोग 2 मिनट के लिए जान लीजिए, और कहानी जान जाइएगा तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, कोहलबर्ग कौन थे। कोहलबर्ग कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो कोहलबर्ग जो है सो यह वैज्ञानिक थे और यह नैतिकता के संबंधित बात किए हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे कोहलबर्ग, तो कोहलबर्ग जो है आपको अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, सोवियत USA अमेरिका। अब यहाँ पे समझते हैं, यह नैतिकता के बात करते हैं, तो इस पे एक कहानी है जो हिंज का नाम का, अभी जो आप ऑप्शन क्वेश्चन देखे हैं, तो हिंज नाम का एक व्यक्ति रहता है। ठीक है दोस्तों, और एक समय की बात है, इनकी पत्नी बहुत बीमार रहती है। ठीक है दोस्तों, और इतना बीमार रहती है जैसे कि आप लोगों को और हम लोगों को इस बार कोरोना जो देखने को मिला है 20 में, तो कोरोना ही समझ लीजिए, क्योंकि कोरोना के समय में इंजेक्शन का बहुत प्रचलन था जब न्यू में आया हुआ था। तो ऐसे ही हिंज महोदय की पत्नी बहुत बीमार थी, गंभीर थी बीमारी से, और उस साल जो है, उस वर्ष जो है, उसी के शहर में एक फार्मासिस्ट थे जो दवाई जो बनाते हैं, वह उस दवाई का निर्माण किए थे, जो दवाई उनके पत्नी को इंजेक्शन लगता। ठीक है दोस्तों, और वह जो है सो बहुत सारे पैसा इकट्ठा करके, जमा करके सब जगह से इस फार्मासिस्ट के पास गया कि हमको दवाई दीजिए। तो फार्मासिस्ट ने कहा उसको कि नहीं, आप जो है सो हमको पूरा पैसा दीजिए, क्योंकि जितना हमको बनाने में लगा है इस दवाई पे खर्च, उससे हम 10 गुना पैसा इससे कमाएंगे। तो हिंज महोदय के पास नहीं था, जितना सगे संबंधी था उनका सबसे वो जमा करके
उसका आधा पैसा भी जमा नहीं कर पाए थे। तो वह दुकानदार इनको दवाई देने से इनकार कर दिए, दवाई नहीं दिए, बोले टोटल पैसा हमको दो, हम मुनाफा कमाएंगे तभी देंगे। फार्मासिस्ट बोले ऐसा। तो हिंज महोदय के पास बस दो ही ऑप्शन बचता था। क्या बचता था दोस्तों? इसको नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना के नाम से जाना जाता है। क्या बचता था कि या तो वो दवाई को चोरी करे और अपने पत्नी का जान बचा ले, या नहीं तो पत्नी को मरते हुए छोड़ दे, वह चोरी नहीं करे। ठीक है, तो इसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। तो आप जो है सो बताएंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था इसके बारे में कि हम दवाई चोरी करेंगे तो दंड भी मिल सकता है हमको, अगर हम दवाई चोरी करके नहीं ले जाते हैं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहता है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, तो ये नहीं होगा। सामाजिक कर्म नियंत्रक अभिविन्यास, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। बस समाज के बारे में इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान है कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, दंड के बारे में भी समझदारी है और अभिविन्यास भी जानते हैं कि इससे क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत अभिविन्यास, तो यहाँ पे यह जो है सो क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन को पूरा आपको समझना है। चलिए अब आपको कहता है आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में कहता है मौखिक संवाद। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, ले वाइगोत्स्की। तो ले वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जबकि अगर जीन पियाजे का नाम रहेगा दोस्तों, जीन पियाजे से पूछा जाएगा तब यहाँ पे अहम केंद्रित वार्ता हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर जीन पियाजे पूछा जाए तो अहम केंद्रित वार्ता मारना है, ईगोसेंट्रिस्ट, और वाइगोत्स्की पूछा जाए तो व्यक्तिगत वार्ता मारना है, प्राइवेट स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको जो है तो ये वाइगोत्स्की भी पूछा गया है, तो आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है दोस्तों। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, तो रूढ़िबद्धता चैप्टर से है, नहीं कह रहा है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायियों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करता है। मतलब किसी भी विशिष्ट लिंग, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उससे संबंधित जोड़ के देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करना। तो कहता है विकसित जेंडर पहचान, जी नहीं, विकसित जेंडर पहचान नहीं होगा, जेंडर रूढ़िबद्धता जी हो सकता है यह क्वेश्चन का ऑप्शन। अब आगे कह रहा है आपको जेंडर सिद्धांत, तो सिद्धांत भी यहाँ पे नहीं बात करता है। जेंडर प्रासंगिकता, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा सीधा कि जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता। चलिए अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या कहलाएगा। उन्हें स्वीकार करना चाहिए तो उनको अस्वीकार करना चाहिए, तो अस्वीकार गलत हो जाएगा क्योंकि स्वीकार करना पड़ेगा। अब कह रहे उसकी उपेक्षा करना नेगेटिव बात हो जाएगा। उस पर ध्यान नहीं देना ये भी गलत बात हो जाएगा। उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। आप उनके जो भी अनुभव लाई है उसको महत्व देना है और उनको इसमें शामिल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लग चुका है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक शिक्षक को चाहिए कि आप एक शिक्षक है तो शिक्षक के नाते आपका क्या फर्ज बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है वह विद्यार्थी के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो तुलना आप विद्यार्थी से विद्यार्थी में नहीं करेंगे आप एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेष समुदाय के बच्चे को बढ़ावा देंगे और जो विशेष से नहीं है उनको नहीं देंगे बढ़ावा आप, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे कहता है वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता और विविधता को अनदेखा तो करना ही नहीं है आपको। अब कह रहा है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी सांस्कृतिक
यह सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे आपको कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचनाओं में से शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है दोस्तों, किसकी वकालत करता है। मतलब राइट टू एजुकेशन जो है क्या कहता है आपको शिक्षा से संबंधित बातों में। तो यहाँ पे कहता है एकीकृत शिक्षा। तो राइट टू एजुकेशन एकीकृत शिक्षा का बात नहीं करता है, वह क्या करता है सबको लेकर के बात करता है, विविधता में एकता। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा दोस्तों। आगे कहता है पृथक मुख्य धारा शिक्षण। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, समावेशी शिक्षा, सबको समावेशित करके शिक्षा आपको देना है, यह वकालत करता है आपको राइट टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के पास। जो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा करके आप जो है सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है डाइस, डाइस मतलब खाली स्थान, यह विचारधारा है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय स्वास्थ्य व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कौन सा ऐसा विचारधारा है जहाँ पे बालक को जो है सो उनको नियमित विद्यालय में, ठीक है दोस्तों, व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। तो कौन सा, आपको अभी अभी बताए थे हम, समावेशी एजुकेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वहीं पे विविध प्रकार के बालक को जो है सो नियमित विद्यालय में भी उनको शिक्षा लेने का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा ये नहीं होगा, विशेष शिक्षा नहीं होगा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा नहीं हो जाएगा। तो बहुल सांस्कृतिक शिक्षा को हम थोड़ा देर के लिए ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर समावेशी शिक्षा सबसे ज़्यादा जो है सो पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम जो है सो पहला ऑप्शन को ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित में से, क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों के स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान करता है। तो यहाँ पे आपको कूट से क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कूट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आप बताइए, यहाँ पे कहता है प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगा, नहीं होगा, धारा प्रवाह पढ़ पाएगा, मूल संसाधनों के बारे में, समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत, जी नहीं ये नहीं होगा। प्रतिभाशाली बालक जो है शीघ्रता और स्वतंत्र रूप से काम कर लेता है। यहाँ पे कहता है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है, बहुत जल्दी ये सीख लेता है और किसी भी चीज़ को याद भी कर लेता है। तो प्रतिभाशाली 1 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। अब कहते हैं अधिगम अशक्ता, अधिगम अशक्ता जिनको आपको जो है सो पढ़ने में सीखने में दिक्कत है, उनके लिए क्या हो जाएगा, तो मूल साधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत नहीं, धारा प्रवाह पढ़ने में उनको कमी हो सकता है क्योंकि अधिगम अशक्ता है। अब कह रहा है सृजनात्मक, तो सृजनात्मक बालक में क्या होगा, आसानी से किसी भी चीज़ से जो है सो विचलित नहीं हो सकता है, लेकिन मूल समाधान मतलब जो उसके पास है उसके बारे में बेहतर रूप से वह सोच समझ सकता है। अब कह रहे अवधान कमी, अति सक्रियता और व्यतिक्रम, तो ये जो है सो आसानी से विचलित हो सकता है। तो आपका आंसर क्या बना, फर्स्ट का डी बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट का डी आप देख सकते हैं, पहला में भी है, दूसरा में भी है और तीसरा में भी है। तो चौथा में नहीं है तो चौथा को पहले छांट दीजिए। अब आपको दूसरा का क्या बना था आंसर, तो एक बार देखिए, दूसरा कहता है अधिगम अशक्ता, तो उनमें क्या हुआ था कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा का ए होना चाहिए, नहीं दोस्तों, तो किसका ए है, तो आप खोजिए, 2 वाला में ए जो है सो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में है, नहीं तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा, पहला का डी, दूसरा का ए, चौथा का बी, सॉरी तीसरा का और चौथा का सी। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए तीसरा का बी होता है अधिगम सृजनात्मक में, मतलब क्या हो, मूल संसाधन के बारे में सोच सकता है। चलिए
तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से, क्या कह रहा है दोस्तों, बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शिक्षक नियंत्रित करेंगे, लेकिन आज का शिक्षा कैसा है, बाल केंद्रित है। कह हुए पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करें, याद करना नहीं होगा। अब कह रहे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तर का नकल करना, तो यहाँ पे उत्तर का नकल करने से काम नहीं चलने वाला है। अब कह रहे विभिन्न गतिविधि एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग, यहाँ पे बच्चा एक्टिव है दोस्तों, तो जहाँ पे भी बच्चा एक्टिव रहे उस ऑप्शन को हमको ले लेना है। तो 12 का 4 नंबर आंसर आपको जो है सो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर में कहता है, 13 नंबर प्रश्न में कहता है आपको बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यानी कैसा प्रश्न होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ देखेंगे एक नज़र। कह रहे पूछने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है, प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। पूछने के लिए हतोत्साहित, नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित रहता यहाँ पे तो ठीक बात था, जबकि हतोत्साहित मतलब उसको निराश नहीं करना है। पूछने की अनुमति नहीं देना, गलत बात। पूछने से रोकना, ये तीनों गलत बात। पहला का पहला सही हो जाएगा, यानी 13 का पहला नंबर ही ठीक होगा, प्रेरित करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सार्थक मतलब जो काम का चीज हो। तो सबसे पहले कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो अधिगम में आपको पता है कि रट कर के विषय वस्तु को याद कर लेना अधिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो आपसे नहीं ही पूछ रहा है, तो स्मरण करने वाला बात तो होता नहीं है, तो ये गलत है, इसीलिए यहाँ पे सही होगा। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये बात होता है अधिगम में। निर्देश एवं संचालन अधिगम में होता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत वाला, जो अधिगम में नहीं करना है वही बात होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो कंठस्थीकरण और स्मरण अधिगम में नहीं किया जाता है। अब बढ़ते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों कह रहा है कि जब एक शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी को क्या फील होता है। तो कह रहा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यता के बारे में जब पॉजिटिव फील होने लगता है तो विद्यार्थी का व्यवहार कैसा रहता है, सीखने के लिए उत्सुक एवं मोटिवेट रहते हैं। अब कह रहे हैं निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए प्रयास बंद कर देगा तो फिर पॉजिटिव विचार कैसे आएगा। अब कह रहा है बच्चा का उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते, नहीं, उत्साह भंग नहीं होता है दोस्तों। अब कह रहा है आपको 4 नंबर ऑप्शन में कि किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि प्रभावित होते हैं। क्या होता है, आंसर नंबर 1 होगा, सीखने के लिए उत्प्रेरित। ठीक है दोस्तों, उत्सुक एवं प्रेरित हो जाता है। अब है आपको 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर कहता है बच्चों की गलतियों, बच्चा का जो गलती होता है तो खाली स्थान में क्या भराएगा उसको हमको देखना है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, जी नहीं, गलती सीखने का एक अंग होता है, अधिगम का अंग है, नहीं। कह रहे बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार, तब बार बार अधिक अभ्यास ही नहीं कराएंगे तुरंत सुधार देंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना है 3 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे कहता है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। सही बात है, सीखने के क्रम में गलतियां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उनको इसी से अंतर्दृष्टि प्राप्त होता है कि आखिर ऐसा हम करें कि नहीं करें। अब कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, जी नहीं, महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर बना क्या बन जाएगा, 3 नंबर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है तो त्रुटि उनका एक भाग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को मूल्यांकन चैप्टर से है। ठीक है दोस्तों, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन को क्या कर रहा है, अलग अलग विधि के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन को अलग अलग विधि के रूप में आप लेंगे। अब आगे कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, तो ये पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है। शिक्षण मतलब शिक्षण आप करते हैं और अधिगम बालक सीखता है, तो इसका एक भाग है कि
मूल्यांकन होते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में ये नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिखित कार्यों पर आधारित होता है, नहीं वस्तुनिष्ठ भी होता है, निबंधात्मक भी होता है, ठीक है दोस्तों, लघु उत्तरीय भी होता है। तो इस प्रकार से आप मूल्यांकन ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, डैश है। तो अधिगम में क्या हो जाएगा दोस्तों, कहता है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। हो सकता है सक्रिय नहीं रहेंगे तो अधिगम नहीं होगा, क्योंकि अधिगम हिंदी में जाएंगे आप तो वहाँ पे कहा जाता है अधिगम जो है सो प्रयासपूर्ण है। क्या है, प्रयासपूर्ण होता है। जबकि अर्जन क्या होता है दोस्तों, अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। क्या होता है, सहज स्वाभाविक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अधिगम कर रहे हैं तो एक्टिव रहना पड़ेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब कह रहे हैं निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक होती है, तो निष्क्रिय तो होगा नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, नहीं, अर्जन की प्रक्रिया में क्या, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सही है अधिगम क्या, तो सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो यह कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, इसके बारे में बात करना है। कह रहे जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो यह क्या महसूस कर रहा है इसके बारे में, तो महसूस क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है उनको कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो ये तो सही बात है, संज्ञान और संवेग दोनों को रिलेशन है, क्योंकि विकास का आपको पता है कि विकास का जो है सो 4 डोमेन है। 4 में क्या सब है, तो संज्ञानात्मक है, ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक है, ठीक है, उसके बाद सामाजिक है, आपको पता है, उसके बाद क्रियात्मक, क्रिया करने से संबंधित है। ये 4 पे ही विकास इसी धुरी पे चलता है, नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है रिलेटेड तो है ही, अलग नहीं है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, जो कि ये गलत बात है, संबंधित है नहीं। अब कहता है अनुवांशिकता, ठीक है दोस्तों, एवं पर्यावरण अलग नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ये दोनों बात अलग अलग है दोस्तों। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी अलग अलग है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो ये दोनों भी जो है तो संबंधित होता है, लेकिन आप कहिएगा अलग अलग नहीं है, सो अलग अलग होता है। तो ये 3 का 3 ऑप्शन गलत, आपका जो है सो आंसर एक ही हो जाएगा, नहीं, संज्ञान और संवेग अलग नहीं होता है। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहे एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित करेंगे। तो आप एक शिक्षक हैं तो बालक को किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे ताकि बालक अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करे। तो कहता है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख कर। तो समाधान लिख देंगे तो बालक क्या काम करेगा दोस्तों, बालक जहाँ पे कार्य करता हुआ दिखे वो जरूरी है। अब कह रहा है आपको दूसरा नंबर ऑप्शन, कह रहा है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर अभ्यास करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देना। तो ये बात नहीं होगा, एक ही मात्रा के प्रश्न अवसर कराएंगे तो और प्रश्न का जो प्रकार है वो नहीं सिखाना है क्या। अब कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थ करने पर, तो ये तो होगा नहीं, कंठस्थ नहीं करना है। तो ऑफकोर्स जो है सो 4 नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 छट ही चुका है। कह रहा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पे बालक काम कर रहा है, ठीक है, बालक को काम दे रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल मतलब स्वयं के बारे में प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। जहाँ पे बालक स्वयं हो, तो यहाँ पे कहता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, ये नहीं होगा अंतर्व्यक्तित्व, निगमनात्मक बुद्धि, बस नियम से काम नहीं चलेगा। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, तो ये हो सकता है, अधिगम कर्ता मतलब छात्र के द्वारा जो विधि कार्य किया जाएगा वो,
परंपरागत विधि नहीं होगा, परंपरागत विधि पहले चलता था, अब नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका 3 नंबर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन है, बुद्धि। ठीक है, कह रहे बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, इंटेलिजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता नहीं, मल्टी डायमेंशनल है, अपसारी कह सकते हैं आप। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अनपेक्षित अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, तो ये अस्थायी नहीं होगा। अब कहता है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। तो स्मरण एवं तर्क शामिल, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपको ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि बुद्धि जो है क्या है, बुद्धि जो है सो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें बुद्धि परीक्षण के पूर्ण रूप से परिमेय न की गई जाने वाली योग्यता शामिल है। एकदम सही बात है दोस्तों। ठीक है, बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल मूविंग। ठीक है दोस्तों, सेवरल एबिलिटीज नोट इन ट्री। ठीक है दोस्तों, मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट्स। मतलब इसको जो है सो सिर्फ और सिर्फ आप माप करके नहीं पता लगा सकते, यह मल्टी डायमेंशनल है, बहुत प्रकार से होता है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिककरण, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो अब आपको बता दिए हैं, और यह जो है सो चैप्टर भी पढ़ चुके हैं आप कि समाजीकरण का चैप्टर होता है, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है बालक में, वहाँ से क्वेश्चन है नहीं। तो कहता है निम्नलिखित में प्राथमिक समाजीकरण, तो प्राथमिक में आपको बताया गया है कि परिवार होता है। द्वितीय में क्या हो जाएगा, विद्यालय को रखिए, समाज को रखिए या मीडिया को रखिए, नहीं तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर बन जाएगा, पहला, परिवार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन फिर जीन पियाजे से आया। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्तावित क्या है। तो कह रहा है बच्चे की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सोच वयस्क से तो भिन्न होगा ना, वयस्क अगर ज़्यादा बारे में सोचेगा तो कम थोड़ा सोच सकता है, लेकिन क्वालिटी, अब मान लेते हैं दोनों बराबर सोचा, लेकिन क्वालिटी में तो फर्क हो जाएगा ना। अरे बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बेहतर तो नहीं होगा, नहीं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे मात्रात्मक रूप में क्वांटिटी दोनों सेम सोच सकता है, लेकिन क्वालिटी में अलग अलग होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये हो सकता है कि वयस्क का जो है सो क्वालिटी बेस्ट रहेगा, लेकिन बालक का इतना बेस्ट क्वालिटी अभी नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। कह रहा है चिल्ड्रेंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम एडल्ट, मतलब वयस्क से क्वालिटी में बच्चा भिन्न सोचेगा। 4 नंबर, ठीक है। अब कह रहा है जेंडर, तो जेंडर क्या है दोस्तों, जेंडर जो बनाया गया है, कह रहा है एक जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक समझ रहे हैं, जैविक निर्धारक मतलब अनुवांशिकता चीज है। अब कह रहा है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, तो मनोवैज्ञानिक भी नहीं, सामाजिक संरचना है, आर्थिक अवधारणा है। तो आर्थिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। क्या है, जेंडर सामाजिक धारणा बन चुका है लोगों का कि यह महिलाएं हैं तो इस प्रकार के काम करेगी, घर के 4 दीवारी के अंदर काम करेगी, और पुरुष है तो बाहर काम करेंगे। जी नहीं, आपको यहाँ पे जेंडर के बारे में अवगत कराना है बालक को, तो इसीलिए विद्यालय के बुलेटिन बोर्ड पे जो है तो महिला को घर का बाहर के कार्य करते हुए दिखाना है, एवं पुरुष को घर के अंदर का कार्य। तो जेंडर एक प्रकार से क्या है, सामाजिक संरचना है, जो समाजों के द्वारा यह दिमाग में भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक रूप से दोनों में भिन्नता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए ना तो दोनों को अलग अलग माहौल में ढलने के लिए समाज ही इसका जिम्मेदार है। ठीक है, अब आप देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास का जो व्यापक आयाम है, स्टेज है, उनमें कौन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मैं बताया था आपको कि 4 स्टेप है, नहीं तो 4 स्टेप आपको पता है, संज्ञानात्मक होता है, नहीं संवेगात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, और क्या होता है आपको संवेगात्मक होगा। क्या सब होगा, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, और एक जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी, संज्ञानात्मक,
संवेगात्मक, क्रियात्मक और एक हो जाएगा सामाजिक। नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कह शारीरिक हो सकता है, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। तो पहला ऑप्शन भी ठीक है यहाँ पे। अब दूसरा कहता है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ठीक है, एवं स्व। तो आध्यात्मिक नाम को, आध्यात्मिक चीज को साइकोलॉजी नहीं मानता है, ठीक है दोस्तों, आध्यात्मिक को साइकोलॉजी नहीं मानता है क्योंकि ये भक्ति भजन है। अब कह रहे शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक में दोनों छट गया, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक और स्व। तो इससे ज़्यादा जो सही है पॉजिटिव ऑप्शन तो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पहला कहता है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि बच्चा स्वाभाविक रूप से, नेचुरली रूप से प्रेरित रहते हैं और सीखने में सक्षम भी होता है। कह रहे बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। नहीं, यह जो है सो आपको वंशानुगत के साथ साथ वातावरण को भी प्रभावित है। कह रहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। जी नहीं, ये दोनों हो जाएगा, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों। अब कहता है 4 नंबर कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होगा। तो पुरस्कार देना और दंडित देना यहाँ पे निगेटिव बात हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक ही का बात किया गया है। यहाँ पे जो है आपको ये भी एक ही का बात करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कि सभी को सीखने के स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सक्षमता होता है। तो 1 नंबर आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो गया है तो 3 प्रश्न और है, मैं डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि 30 प्रश्न करूँगा, आपको मैं बताया था पहले। कहता है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो बच्चा जो होता है ना, तो क्या होता है दोस्तों, सक्रिय अन्वेषक, खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है इस प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, जॉन डेवी महोदय है, ठीक है दोस्तों। यह कहता है कि छोटे वयस्कों के रूप में, तो छोटे वयस्क के रूप में तो नहीं होगा, निष्क्रिय होगा ही नहीं क्योंकि बच्चा जहाँ एक्टिव हो वही होगा। तो कह रहा है सक्रिय अन्वेषक के रूप में, तो ये हो जाएगा, मैं पहले ही बताया आपको। खाली स्लेट के रूप में, तो खाली स्लेट रहता है बालक, लेकिन इससे ज़्यादा पॉजिटिव आपको जो है तो सक्रिय अन्वेषक मतलब खोजकर्ता के रूप में हमेशा एक्टिव रहता है बालक, ठीक है। तो आपका आंसर 3 नंबर। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, ले वाइगोस्की से आपको पूछ रहा है। कह रहा है ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, तो ले वाइगोस्की कहता है समाज में रह करके बालक सीखेगा। नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है, तो ये भी ऑप्शन सही यहाँ पे आ रहा है समाज के। कह रहे एक व्यक्तिगत गतिविधि, तो व्यक्तिगत नहीं होगा, निष्क्रिय वाला बात होगा ही नहीं, अनुबंधित वाला बात ये नहीं करते हैं, अनुबंधित वाला बात आपको पेवलव करते हैं और वाटसन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर, सामाजिक गतिविधि, ठीक है। चलिए अब आपको कहता है 30 नंबर क्वेश्चन और इसका इस सीरीज का या इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल अवस्था काल के बच्चे का विशेषता है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए आप यहाँ पे, वर्तुअल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार लक्ष्य की ओर, विलंबित अनुकरण लेट से, विचारों का अनुकरणीयता। तो यहाँ पे जो है सो आपको सेकंड नंबर के बारे में पूछा गया है जीन पियाजे से। तो सेकंड का होता है 2 से 7 वर्ष। विचारों की अनुकरणीयता होता है, यहाँ पे बालक जो है सो बहुत सारे विचार को लेकर के घूमता रहता है। यहाँ पे समझिए अब क्या है, यहाँ पे इन्वर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी इसका जो अनुकरणीयता रहता है, विचार का जो जमा रहता है सो अनुकरणीयता रहता है। अनुभव यहाँ पे उसके अनुसार यह देखता रहता है और अपना खोजता रहता है विचार के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। चलिए।